हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने ऑर्बिट टॉपिक को डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, और हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर चुके होंगे। तो एज़ यू नो कि लास्ट डिस्कशन में हमने डिजीज़ को डिस्कस नहीं किया था, तो इस लेक्चर में जो हमारा सेकंड है इसमें हम डिजीज़ ऑफ ऑर्बिट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप अपने नोट्स भी साथ में बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पहले लेक्चर देख लीजिए फिर इसके नोट्स बना लीजिएगा। और ये पीपीटी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से इस पीपीटी को डाउनलोड करके भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट करिएगा गाइस। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। डिजीज़ ऑफ ऑर्बिट में पहली डिजीज़ हम ऑर्बिटल सेलुलाइटिस को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरी है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, एंड थर्ड वन इज़ एक्सोथैल्मोस, एंड फोर्थ वन इज़ एंडोथैल्मोस। तो अभी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस को देखते हैं। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बेसिकली ऐसी डिज़ीज़ है जो पुरलेंट इन्फेक्शन होता है। पुरलेंट से बेसिकली मतलब है कि ऐसी डिज़ीज़ जिसमें पस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से कि पस निकलता है। तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई और पुरलेंट डिजीज़ हो गई। और एनी सेक्स एनी एज किसी भी जेंडर के पर्सन को, वेदर इट इज़ मेल वेदर इट इज़ फीमेल, और कोई भी एज ग्रुप हो, उसको ये डिज़ीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है। और यूनिलेटरल होती है यूजुअली। यूनिलेटरल से मतलब है कि एक बार में वो एक ही आँखों को इफ़ेक्ट करती है, ऐसे चांसेस देखे जाते हैं। यूजुअली से मतलब है कि ज़्यादातर केसेस में सिर्फ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का इन्फेक्शन पेशेंट की एक आँख में ही होता है। इट्स कैन बी कॉज बाय नट बोरिंग पार्ट, टीथ, फेस एंड पेनिट्रेटिंग इंजरीज। मतलब कि बेसिकली अगर आप ये कहो कि जो हमारा ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस डिजीज़ है, ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस के थ्रू फैलता है। यानी अगर हमारे साइनस में, ईएनटी में, नोज़, ईयर, थ्रोट, इन सब चीज़ों में अगर इन्फेक्शन है, फेस के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन आगे प्रोसीड करके पेनिट्रेट करके हमारे आई की ऑर्बिट को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि इसमें इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये नॉर्मल आई है, एंड यहाँ पे जो पेशेंट है उसको इन्फेक्टेड है वन आई ऑर्बिटल सेलुलाइटिस से। दिस टाइप, इस तरह के पेशेंट आपको ओपीडीज में देखने को मिलेंगे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के। तो इससे बेसिकली जो बनने वाले क्वेश्चन यही है कि ये सेकेंडरी कॉज होता है, यूनिलेटरल होता है, यूजुअली एनी एज एनी सेक्स ग्रुप को इफ़ेक्ट कर सकता है, और पुरलेंट इन इन्फेक्शन होता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है हॉट कॉम्प्रेस और मॉडर्न ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलाई जाए, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी चलाई जाए। एंड अगर पस का फॉर्मेशन होता है तो इंसीजन करके, यानी कि वहाँ पे चीरा लगा के पस को ड्रेन कर लिया जाए प्रॉपरली। इन सब चीज़ों से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का। अब हम अपनी सेकेंड डिजीज़ को देखेंगे जो कि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। तो अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस जो होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है अगर हमारे कैवर्नस साइनस में, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर केस में ये डेडली भी हो सकता है। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैवर्नस साइनस क्या होता है। कैवर्नस साइनस एक हॉलो स्पेस है जिसके अंदर बिहाइंड द ब्रेन, अंडर द ऑर्बिट, ईच ऑर्बिट, दोनों ऑर्बिट के पीछे की साइड ब्रेन के अंदर कैवर्नस साइनस एक हॉलो स्पेस होता है, ठीक है, जहाँ से हमारी की मेजर ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी करती हैं। जितनी भी मेजर ब्लड वेसल होती हैं इस हॉलो स्पेस से, इस खाली जगह से ब्लड को कैरी करके ले जाती हैं। अगर इस जगह पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई लीजन हो गया, किसी चोट की वजह से यहाँ ब्लड क्लॉट होने लगा, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ठीक है। पीछे की स्लाइड में यही सारी चीज़ें मैंने पूरी लिख रखी हैं कि ब्लड क्लॉट इन कैवर्नस साइनस, एंड कैवर्नस साइनस इज हॉलो स्पेस अंडर द brain behind each
आई सॉकेट एंड मेजर ब्लड वेसल कैरी ब्लड थ्रू इट। कैवर्नस साइनस को समझ गए और उसमें ब्लड क्लॉट होने की वजह से हमें डिजीज़ हो जाती है ऑर्बिट की, दैट वन इज़ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ओके, तो अब इसके हिस्ट्री पे आते हैं। तो हिस्ट्री बेसिकली इसकी होती है कि पेशेंट कंप्लेन करेगा, हेडेक है उसको, लो ग्रेड फीवर है यानी बहुत कम फीवर है, बाइलेटरल पेरी ऑर्बिटल इडिमा है, डबल विजन हो रहा है यानी क्रेनियल नर्व पैल्सी हो चुकी है, और कन्फ्यूजन हो रही है उसको, बहुत ज़्यादा डबल विजन दिखता है, और इस तरह की कंप्लेन आती हैं कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में। इसको भी ट्रीट करने का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलाए जाते हैं। अब आते हैं हम अपनी थर्ड वन डिजीज़ पे, जो कि है प्रोप्टोसिस, जिसको हम एक्सोऑप्थेल्मोस भी कहते हैं। तो प्रोप्टोसिस की डेफिनेशन है कि फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल फ्रॉम द, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसे आप अपने नोट में करेक्टली नोट करिएगा, मैं इसे एडिट करके आपको सेंड करूँगी। तो देखिए, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल फ्रॉम द ऑर्बिटल मार्जिन, यानी कि आगे की तरफ, ये जो लड़का आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसकी आंखों का आगे की तरफ जो है ऑर्बिटल मार्जिन से आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी वो अपने जिस प्लेस पे था वहाँ से आगे की तरफ आ गया है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहली आती है प्रोप्टोसिस, दूसरी आती है एक्सोऑप्थेल्मोस। प्रोप्टोसिस जो है वो पैसिव और मैकेनिकल प्रोब्स्ट्रक्शन ऑफ आई बॉल है। पैसिव और एक्टिव, इन दो वर्ड को समझेंगे। एक्सोऑप्थेल्मोस एक्टिव होता है, जो आगे की स्लाइड होती है उसमें हम समझाएंगे कि कैसे प्रोप्टोसिस और एक्सोऑप्थेल्मोन डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। टाइप ऑफ प्रोप्टोसिस में दो तरह की प्रोप्टोसिस आपको दिखेगी, बाइलेटरल और फर्स्ट वन इज़ यूनिलेटरल। यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स, अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है या फिर कहीं पे चोट आ गई है आँख में, तो यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस होने के चांसेस होने, यानी कि एक आँख में प्रोप्टोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। और विजुअल डिस्ट्रक्शन, वस्कुलर डिस्टर्बेंस हो गया, यानी किसी वसल्स में, जो वेसल्स हैं उस आँख की, उसमें पर्टिकुलर कहीं पे डिस्टर्बेंस हो गया है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, तो यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस होने के चांस होते हैं। थर्ड कॉज होता है सिस्ट और ट्यूमर फॉर्म करना, यानी कि उस आँख में जिसमें हमने प्रोप्टोसिस डायग्नोज किया है वहाँ पे या फिर आई के ऑर्बिट में किसी जगह सिस्ट या फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। और कुछ सिस्टमिक डिजीज़ेस भी हैं जो बॉडी के ईएनटी यानी कि नोज़, थ्रोट और इन सब चीज़ों में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन है, ईयर में, नोज़ में, थ्रोट में, तो उन सब सिस्टमिक डिजीज़ेस यानी पूरी बॉडी की किसी भी, तो उसकी वजह से प्रोप्टोसिस कॉज हो सकता है। अब बाइलेटरल प्रोप्टोसिस की बात कर लें तो डेवलपमेंटल अनोमलीज, यानी बच्चा जब माँ के वूम में था 9 महीने तक, अगर उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है या फिर अपने अर्ली प्यूबर्टी की एज में जब वो उसकी आई प्रॉपर डेवलप कर रही थी, आई ऑर्बिट डेवलप कर रहा था, आई के स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहे थे, तब उसमें कुछ अनोमलीज आ गई, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो इस समय बाइलेटरल प्रोप्टोसिस होने के चांसेस होते हैं, यानी दोनों आँख आगे की तरफ आपको उभरी हुई दिखाई देगी। एंडोक्राइन ऑप्थेल्मोसिस, यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड अगर प्रॉपर तरीके से, थायराइड या इंडोक्राइन ग्लैंड प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, हार्मोन्स का सिक्रीशन प्रॉपर लेवल पे नहीं है, तो भी एक्सोऑप्थेल्मोस बाइलेटरल होने के चांसेस होते हैं। और लीजन, चोट और ट्यूमर फॉर्मेशन के भी द्वारा बाइलेटरल प्रोप्टोसिस पाया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ऑपरेशन करते हैं या फिर बायोप्सी के थ्रू इसको ट्रीट करते हैं, सर्जिकल एक्सीजन करते हैं यानी सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट करते हैं, या फिर निकाल देते हैं। एक्सटेंट्रेशन, इसमें पूरा जो ऑर्बिट है, पूरा होल मतलब कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल इसमें किया जाता है। और रेडिएशन के थ्रू भी इसके लीजन्स या फिर ट्यूमर जो सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है उसको प्रॉपर तरीके से हम इन सब मेथड से हम ट्रीट कर सकते हैं। और एंडोक्राइन एक्सोप्थेल्मोसिस, अब एक्सोप्थेल्मोस एंडोक्राइन एक्सोप्थेल्मोस भी हो सकता है। एक्सोप्थेल्मोस इज अ थायराइड डिसऑर्डर इन एन एक्टिव फॉर्म।
एक्टिव पैसिव अब समझ में आ जाना चाहिए आपको। अगर कोई रीज़न है, ट्यूमर है, सिस्ट है, तो उसका पैसिव रीज़न हो गया। और अगर कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, तो ये हो गया एक्टिव प्रोसेस, यानी किसी बॉडी की ऐसी एक्टिविटी की वजह से ये पूरा जो एक्सोऑप्थेल्मोस है वो कॉज हो रहा है। तो थायराइड डिसऑर्डर की वजह से अगर एक्सोऑप्थेल्मोस कॉज हो रहा है तो इसे हम एंडोक्राइन एक्सोऑप्थेल्मोस कहेंगे। और ग्रैब्स ऑप्थेल्मोपैथी, ग्रैब्स ऑप्थेल्मोपैथी इसमें क्या, इसमें बेसिकली एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, अदर इम्यून सिस्टम इवेंट है, और जिसमें कि अदर मसल्स एंड टिश्यू इफेक्ट होते हैं अराउंड द आई। इस इन्फ्लेमेशन से जितने भी आँख के चारों तरफ के टिश्यू और मसल्स हैं वो इम्यून सिस्टम के किसी इवेंट की वजह से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बल्जिंग आ जाती है आई में, तो उसे हम ग्रैब्स ऑप्थेल्मोपैथी कहते हैं। इसकी वजह से भी एंडोक्राइन एक्सोप्थेल्मोस के होने के चांसेस होते हैं। कॉमन कॉज ऑफ यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल प्रोप्टोसिस इन एडल्ट, एंडोक्राइन एक्सोथैल्मोसिस जो होता है वो बहुत कॉमन कॉज होता है अडल्ट में यूनिलेटरल और बाइलेटरल प्रोप्टोसिस के होने का। चलिए तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं, जिसमें इसमें हम बेसिकली एक नोट पॉइंट है, ये स्पेशल पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देखना ज़रूरी है। ल्यूडीज जो एप्थल्मोमीटर होता है, एक्सो एप्थल्मोमीटर होता है, ल्यूडीज एक्सो, बहुत डिफ़िकल्ट है इसका प्रोनाउंसिएशन गाइस, इतनी बार बोल चुकी हूँ फिर भी मैं अटक रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। अगर आपको इरिटेशन हो रही हो तो सॉरी। लेकिन जो ये एक्सोऑप्थेल्मोमीटर है वो मेज़रमेंट करता है प्रोप्टोसिस का। इसमें अगर आप इमेज में देखोगे ध्यान से तो में एक स्केल दिखेगी जिससे हम ऑर्बिटल मार्जिन के कितना आगे आ चुका है इस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। इसे भी याद रखना कि ये किस डिज़ीज़ को मेज़र करने के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। एंडोऑप्थेल्मोसिस, तो एंडोऑप्थेल्मोस को देखने के लिए ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। जितनी भी ओपीडी में मैंने खुद ने पेशेंट देखे हैं, एनकाउंटर किए हैं, वो ज़्यादातर एक्सोऑप्थेल्मोस के ही आते हैं। एंडोऑप्थेल्मोस के पेशेंट बहुत रेयर कंडीशन में आते हैं, जिसमें क्या होता है, इस बच्चे की आंख आप देख रहे होंगे, इनवर्ट प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल हो जाता है, और इसकी एटियोलॉजी होती है वही कि स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी है, यानी इसका आई बॉल अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया है, आई ऑर्बिट या फिर बोनी कैविटी किसी भी जगह कोई अबनॉर्मेलिटी है, प्रॉपर तरीके से नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाया है, या एट्रोपी है ऑर्बिटल कंटेंट की। एट्रोपी क्या होती है, एट्रोपी मीन्स ब्लड की कमी से मसल की स्ट्रेंथ लूज हो गई है, इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, एंडोऑप्थेल्मोस कॉज हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो नीचे पुट कर दीजिएगा। और हाँ, आप दोनों लेक्चर को रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं इस सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन के UPSSC, ETO और DSSP रिफ्लेक्शनिस्ट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं उस पर लेक्चर लेके आऊँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस।